नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की ओर। इंदौर में आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में अब शहर के बाणगंगा इलाके के न्यू जगदीश नगर में गुरुवार रात 18 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला कि हत्या की वजह पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों के परिवार मूल रूप से बिहार के हैं और इंदौर में फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कुछ महीने पहले दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जो इस हत्या का कारण बना। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जो मृतक के पड़ोस में ही रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हाँ, कल देर रात एक घटना संज्ञान में आई हुई थी, जिसमें से न्यू जगदीश नगर में रहने वाला प्रिंस के साथ में उसके ही साथीदारों के द्वारा वाद विवाद पर से किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया था अरबिंदो में, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल मौके पर पहुंच करके और आरोपियों की पता रसी की गई, जिसमें से उसके साथीदारान ही उस पूरे घटना में शामिल थे। तो उस पर से जो मृतक है उसके भाई की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, और जो आरोपी है, चूंकि वो नाबालिग है और पूर्व से उनकी शोहरत ऐसी ही थी साथ में बैठने उठने की, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, जो मारने वाला आरोपी क्या उसके ऊपर पूर्व से आपराधिक प्रकरण दर्ज है? नहीं, एकदम नई उम्र के लड़के हैं, जिनको जो वहीं पास के ही रहने वाले हैं, ये नंदा नगर के पास के, और वहाँ उनकी बैठक है और पास की शोहरत ठीक नहीं है और छोटी छोटी सी बात में विवाद करते रहते हैं, और उसी तारतम्य में ये बड़ी घटना हुई है। कारण क्या है तो हत्या करने का मुख्य कारण? हत्या का मुख्य कारण ये है कि आपस में साथीदारान हैं, और जो मृतक है उसके भाई के साथ में तू मैं करके और उसको एक चांटा मार दिया था। तो उसने अपने भाई को बुलाया। भाई को बुलाने पर से भाई और उन जो आरोपी हैं तथाकथित, उनके बीच में विवाद हुआ। उसमें से एक के द्वारा धारदार हथियार निकाल करके उसको चोट पहुंचाई गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का क्या बैकग्राउंड है? मृतक का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मृतक अभी 25 तारीख को बालिग हुआ है और 10 तक पढ़ा हुआ है, घर पर ही रहता है, और आगे कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आसपास से पता लगा कि इनकी शोहरत ठीक नहीं है, इनकी बैठक नाम है, लेकिन चूंकि नाबालिग है, ऐसी स्थितियों में उन नामों का खुलासा किया जाना। 3 टोटल आरोपी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए अवैध नशे की तस्करी करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। पहली कार्रवाई में जाबरा के रहने वाले एक आरोपी से पुलिस को 100 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। आरोपी इंदौर में डिलीवरी करने आया था। इसके साथ ही दूसरी कार्रवाई में 11 किलो से अधिक गांजा पुलिस को मिला है। पुलिस की टीम ने गांजे की तस्करी करते हुए आरोपी शादाब को परदेशीपुरा इलाके से हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मधुमिलन चौराहे से पीछा करते हुए घेराबंदी कर उसे दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करेगी। ये ड्रग्स तस्करी और अवैध जो नशा है उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, पूरे प्रदेश स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस पे इंदौर पुलिस ने एक ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए लगभग 105.16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में एक रतलाम तरफ का रहने वाले एक आरोपी है, जिसका नाम शादाब खान है, लगभग 27 साल का युवक है। उसको तस्करी करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया, और इस पर जब गिरफ्तार किया जाकर के अब इस पर हम पूछताछ करेंगे, और ये यहाँ पर किसको देने आया था और किसके नेटवर्क में किसके संबंध में, इस संबंध में उससे पुलिस रिमांड लेकर के उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर, ये कितना माल पकड़ा है, कितने का मसूदा है? ये लगभग 105 ग्राम माल है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 11 लाख है। जाबरा के पिपलौदा क्षेत्र में चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 3 नवंबर की रात अज्ञात चोरों ने एक सुनसान मकान में घुसकर चोरी की और कैमरे, ड्रोन, लैपटॉप
और अन्य कीमती सामान समेत 15,000 रुपए नकद चुरा लिए। चोरी की घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पिपलोदा थाना प्रभारी प्रकाश गाडरिया ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जांच शुरू कर दी और पता चला कि चोरी करने वाले आरोपी मकान मालिक के परिवार के सदस्य थे। पुलिस ने 3 आरोपी मौसी के लड़के और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को कबूल किया। आज जाबरा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 3 नवंबर 2024 को फरियादी रशीद पिता याशीन शाह निवासी पिपलोदा ने थाना पिपलोदा पर आकर जो है एक रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरे घर में जो है मैं जो है शादी में गया हुआ था और मेरे घर पे सुने मकान में जो है ताला तोड़कर चोरी की गई है। उसमें जो है ज्यादातर उसका सामान जो है, उसके बेटे वीडियोग्राफी का काम करते थे, तो एक वीडियो कैमरा, 3 निकॉन कंपनी के कैमरे, 4 लेंस और एक ड्रोन और एक लैपटॉप और 15,000 रुपए लगभग चोरी गए थे। लगभग 8 लाख का मुश्किल चोरी गया। सर, चोरों का क्या आपस में रिश्ता था? इनका परिवार? हाँ, इसमें जो है चोर जो है एक मुख्य जो चोर है छोटू उर्फ छोटू पिता अब्दुल जो है वो उसके फरियादी के ही साड़ू का लड़का है और उसको ज्ञात था कि अभी सुने मकान में कोई नहीं है, मेरे जो है साड़ू का जो मौसी का लड़का है वो अभी कहीं शादी में गया। चोरी की कुल कीमत क्या होगी सर? लगभग 8 लाख सामान। इनके पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड? इनके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड अभी दिखा। इसके अंदर कोई वाहन जब्ती वगैरह भी? एक पल्सर वाहन भी जब्त हुआ है इसमें, जो जिससे चोरी करना भूल गया सर। अभी पूछताछ कर रहे हैं, उसमें जो है जो भी निकल गया। 3 आरोपी गिरफ्तार। ओके सर, थैंक यू। इंदौर में अब यातायात के नियमों को तोड़ना वाहन चालकों पर भारी पड़ सकता है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जल्द ही सख्त नियमों को लागू किया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो अब यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। व्यवस्था को इस तरह से लागू किया जाएगा कि अगर कोई वाहन चालक पहले चौराहे पर सिग्नल की अनदेखी करता है तो अगले चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी उसको रोककर उसका चालान बनाएंगे। इस व्यवस्था से त्वरित कार्रवाई भी होगी और वाहन चालक यातायात के नियमों को गंभीरता से भी लेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक फिलहाल ऑनलाइन चालान की जो व्यवस्था बनी हुई है उसे लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब सख्ती की जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किए जा रहे इस नए प्रयोग से शहर की यातायात व्यवस्था में कितना सुधार होता है। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज हुई है, जिसमें कि सभी अधिकारियों के साथ साथ जो शहर के यातायात के विशेषज्ञ हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं और प्लस जो पहले के निर्णय हैं उनकी समीक्षा भी करी गई है। सबसे पहले तो एक हमको शहर के लिए पार्किंग पॉलिसी की आवश्यकता है और इसके अलावा एक पार्किंग के सर्वे की भी आवश्यकता है कि शहर में अलग अलग कितनी कॉमर्शियल जगहें हैं, वहाँ पर कितनी गाड़ियों की पार्किंग की आवश्यकता है, कितनी पार्किंग वहाँ पर उपलब्ध है और जो गैप है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, उसके लिए एक स्टडी की आवश्यकता होगी, जिस संबंध में स्मार्ट सिटी के जरिए एक टेंडर निकालकर एजेंसी हायर करके इस पर काम किया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा एक ये फीडबैक आया था कि हमारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लगभग 97 की संख्या में पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनकी टाइमिंग को लेके अभी कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है जिसके माध्यम से उनका टाइमर जो है तय किया जाता हो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो सभी एजेंसीज हैं, संबंधित एजेंसीज उसी स्मार्ट सिटी के अध्यक्षता में बैठेंगी और टाइमर को किस तरीके से चेंज करके ट्रैफिक के और ज़्यादा अनुकूल बनाया जाए, इस पे हमारे द्वारा काम किया जाएगा, जिस हेतु हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर जहां पर साइकिल ट्रैक बने हुए हैं लेकिन वो पूरी तरीके से अनुपयोगी हैं, कुछ हेवी रोड पे भी बने हुए हैं, रिंग रोड पे भी बने हुए हैं, 140 की तरफ भी बने हुए हैं, तो ऐसे अनुपयोगी जो साइकिल ट्रैक हैं उनको ख़त्म करके उनको मेन रोड में, मेन कैरिज वे में मर्ज किया जाए, जिससे कि रोड विड्थ को बढ़ाया जाए। ये भी आज हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ कुछ जो लेफ्ट टर्न्स पहले प्लान थे और जिन पे अभी काम चल रहा है, उनकी समीक्षा भी इस बैठक में करी गई है।
वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में शराब पिए हुए बुजुर्ग को दो नाबालिग बच्चों को अपशब्द कहना इतना भारी पड़ा कि नाबालिग बच्चों ने पत्थर और फर्शी से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों नाबालिग बच्चों को अभिरक्षा में लिया है और जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया के मुताबिक बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले रामप्रसाद शराब पीने के आदी थे। शराब पीने के बाद वह सड़क से गुजरने वाले लोगों को अपशब्द कह रहे थे। तभी किराने की दुकान पर दो नाबालिग बच्चे भी पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों को भी बुजुर्ग ने अपशब्द कहे तो उस समय तो नाबालिग वहां से चले गए, लेकिन जब दुकान बंद हुई तो उसके बाद दोबारा से नाबालिग वहां पहुंचे और बुजुर्ग पर रोड पर पड़े हुए पत्थर से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद दो नाबालिग बच्चों को अभिरक्षा में ले लिया। एक वृद्ध की हत्या हुई है, जिसमें कि एक वृद्ध जो कि लगभग 60 वर्ष उम्र है उनकी, रामप्रसाद नाम के, और ये अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। लगभग रात के 11:30 पौने 12 बजे करीब दो जो अपचारी बालक थे वो आए और उनके द्वारा ईंट और पत्थर से सर में मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तो इसमें हत्या का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जैसे बताया गया कि ये शराब पीने का आदी है मृतक, और ये शराब पीने के बाद लोगों को, आसपास आने जाने वाले लोगों को गाली देता था। कल ये लोग एक दुकान से सिगरेट खरीदने गए थे दोनों लोग, तो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और उसने इनसे भी गाली दी। तो उन्होंने बोला तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उस बात पर विवाद हुआ। तो उन्होंने दुकान के बंद होने का इंतजार किया। दोनों अपचारी वाले ने लगभग 11:30 पौने 12 बजे लोग आए और दुकान बंद होने के जैसी बंद हो गई उसके बाद उन्होंने इस पर हमला कर दिया और सर में ईंट और पत्थर से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें मामला पंजीबद्ध किया जाकर और इन्वेस्टिगेशन जारी है। रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर के मल्हारगंज इलाके में मौजूद निजी कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने अपने दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। आरोपी ने 2019 में पीड़िता से फेसबुक पर दोस्ती की। इस दौरान युवक ने खुद को सब इंस्पेक्टर बताया और शादी का झांसा देकर 5 साल तक पीड़िता से संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। युवती की शिकायत पर मल्हारगंज थाने की पुलिस ने चंदन नगर के रहने वाले दीपक पटेल के खिलाफ रेप का केस दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक 30 वर्षीय महिला ने थाना मल्हारगंज पर शिकायत की कि 2019 में उन्हें इंस्टाग्राम के माध्यम से एक उनका मित्र बना था दीपक पटेल, जो ग्रामीण इंदौर क्षेत्र का निवासी है। इंस्टाग्राम के माध्यम से इन दोनों की पहचान हुई, वो पहचान दोस्ती में बढ़ी और आगे उनका प्रेम प्रसंग हुआ। आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात पीड़िता द्वारा बताई गई है, जिस पर थाना मल्हारगंज पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर बताया जा रहा है जीजा की वर्दी पहन कर उसने जो फोटो महिला को भेजा था उसी से दोस्ती हुई। ये तथ्य सामने आए हैं। पीड़िता द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि उसने अपने आप को पुलिस अधिकारी के रूप में उसके सामने प्रेजेंट किया था। उसकी जांच की जा रही है। अगर ये तथ्य की पुष्टि होती है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का रहने वाला सर? का रहने वाला है और किसानी इनका काम है। ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई? कोई ब्लैकमेलिंग के तथ्य फिलहाल अभी सामने नहीं आए। अगर आते हैं तो उस हिसाब से। इंदौर शहर के भागीरथपुरा में ड्रेनेज लाइन को लेकर वहीं के रहवासी दो पक्षों में बंट गए और विवाद हो गया। एक पक्ष का कहना था कि ड्रेनेज लाइन को घरों के पीछे वाले हिस्से से डाला जाए, जबकि पार्षद और अन्य लोगों का कहना है कि ड्रेनेज लाइन घर के सामने वाले हिस्से से डाली जाए। इसको लेकर नगर निगम की टीम भी ड्रेनेज लाइन का कार्य करने पहुंची, जहां लोगों ने ड्रेनेज लाइन डालने से सख्त मना कर दिया। भागीरथपुरा क्षेत्र में पार्षद अन्य लोगों के साथ धरने पर बैठ गए और लोगों ने कहा कि नगर निगम का कार्य होने दिया जाए, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग वहां पर ड्रेनेज लाइन को लेकर समर्थन में नहीं थे। लोगों का कहना था कि घरों के पीछे वाले हिस्से में 8 फीट जगह है, वहां पर पुरानी ड्रेनेज लाइन भी डाली हुई है, उसी को सुधारी जाए और ठीक की जाए। लोगों का कहना है कि रोड जो अभी बनी है उसे पुनः नहीं खोदा जाए। लोगों का कहना है कि अगर ड्रेनेज की लाइन घर के सामने वाले हिस्से से डलती है तो यहाँ नर्मदा की लाइन भी है, जिससे दोनों का पानी मिक्स होगा और लोगों को समस्या होगी। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पार्षद द्वारा लोगों से अभद्र व्यवहार भी किया गया।
हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि हम सारे गली के लोग एक हैंगे, 2-4 लोगों का बहुमत अलग है, तो उसके कारण वो कहते हैं कि आगे की ड्रेनेज लाइन खोदेंगे, आगे बनाएंगे। जबकि अभी 2 साल पहले सड़क बनी है और ये सड़क में दोनों साइड पे नर्मदा लाइन हैगी और ये बीच में जबरदस्त आगे और पीछे की है ना, तो जो लाइन है उसको देखो, वहाँ है ना ड्रेनेज लाइन डाली है, उसमें गाद जम रही है, उससे सफाई नहीं हो रही उसकी, और इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि उससे गंदगी भी फैल रही है, बीमारियां भी फैल रही है। तो हम चाहते हैं कि उसी को सुधार लो। वो 8-8 फीट हैंगी, तो 8-8 फीट को उसी को ही बना लो ना, उसको नई सिरे से तोड़ के बना लो, तो अपने आगे साफ जग भी रहेगा, पीछे भी अच्छा हो जाएगा और सारी गंदगी मिट जाएगी। लेकिन वो नहीं मान रही है, सारे बोल रहे हैं कि आप नहीं थे, तो बोले धक्केबाजी भी करके गए। तब ये धक्केबाजी और कहाँ से गुंडागिर्दी, कौन कर रही है गुंडागिर्दी? गुंडागिर्दी करते तो भैया हम नौकरी करके रिटायर नहीं होते। हमारे पास वीडियो भी है, मावा यादव वीडियो भी है। पार्षद ने हमको ये धमकी दी है कि अगर तुमने ड्रेनेज डालने नहीं दी तो हम नर्मदा का पानी भी बंद कर देंगे और तुम्हारे घर सफाई कर्मी को किसी को नहीं भेजेंगे। हाँ, कमल ने सबको धमकी दी है कि अगर तुम ड्रेनेज लाइन यहाँ रोड पर डालने दोगे तो हमें ना नर्मदा का पानी भी बंद कर देंगे गली में, पीछे की सफाई भी नहीं करने देंगे। बोलो ना, क्या नाम है आपका? हेमलता। आप बताएं, आप क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये जैसे बोलते हैं कि भाई पीछे की लाइन भी हम सफाई करने नहीं भेजेंगे, ऐसा बोलते हैं। क्यों नहीं भेजेंगे? हम टैक्स नहीं भरते क्या? कुछ नहीं करते। आप क्या चाहते हो पार्षद को? हम ये चाहते हैं कि आगे का लाइन नर्मदा की, ये जो लाइन है ये पिछले 2018 के अंदर में जो उस समय पार्षद थे उनने यहाँ पर एक वाटर स्टम्प लाइन डाली थी, जिसको आधी डाली और लोगों ने डाली नहीं और गुंडागिर्दी करते रहे, और उस समय उनने फिर वो वाटर स्टम्प लाइन रोक दी, डाल नहीं पाए वो। और इसके बाद में यहाँ पर जो करीब 15 से 20 मकान मालिक है जिनके यहाँ 35-40 किराएदार है, उन लोगों के यहाँ पर ड्रेनेज निकासी की बड़ी समस्या है, जघन्य समस्या, उनको रात दिन रहने में मुश्किलें होती है। तो उन 20 परिवार 15 मकान मालिकों के लिए और 20-25 जो किराएदार सहित परिवार है, उनको यहाँ पर आगे उनको ड्रेनेज इसलिए डालना पड़ रही है कि उनकी ड्रेनेज की समस्या होने के कारण से हमने नगर निगम से विधिवत प्रस्ताव उसका पास किया। यहाँ जेडो है, सब इंजीनियर है उपस्थित, उनकी देखरेख में आज यहाँ लाइन डाली जा रही थी। लेकिन तथाकथित कुछ लोग हैं यहाँ पर जो 2018 से आज तक लाइन नहीं डालने दे रहे, और वो 20 परिवारों का जीना दुर्भर हो चुका है कि उनको आखिर कहाँ से ड्रेनेज निकासी दे, और कोई यहाँ ऑप्शन नहीं है। और उसका नुकसान ये भी हो रहा है कि आगे चौराहे पर वहाँ पर नर्मदा की लाइन के ऊपर ड्रेनेज डालने के कारण से पूरी लाइन बैठ गई, और महापौर जी ने, अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा जी ने और संबंधित जितने भी HOD थे सबने दौरा किया और ये पाया कि वहाँ की लाइन भी बदलना पड़ेगी और ड्रेनेज लाइन भी बदलना पड़ेगी। तो ड्रेनेज लाइन की निकासी के लिए आज हम यहाँ प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक तत्व तो नहीं कहता हूँ, लेकिन लगातार काम को रोक रहे हैं, प्रभावशाली लोग हैं। तो इन 15 परिवारों को 35 किराएदार, लगभग 20-25 किराएदारों को उनको निकासी मिले, उसके न्याय के लिए कोशिश थी। उनका कहना है कि आपने उनके साथ धक्का धुक्की करी, महिलाओं के साथ, उनके पास उसके वीडियो भी है और आप दूसरे लोगों से उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि उनका कहना है पीछे जगह है। एक तो पीछे जगह नहीं है, अगर पीछे जगह होती तो हमारे जो पहले के पार्षद थे वो भी डाल देते उसको, और अभी भी देख सकते हैं कहीं 3 फीट की लाइन है तो कहीं 2 फीट चौड़ी है तो कहीं 5 फीट और अधिकतम 6 फीट है। 6 फीट में पानी की निकासी नहीं हो रही। पहले के पूर्व पार्षद ने भी इसकी कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। रही बात कोई किसी भी प्रकार की गुंडागिर्दी, तो वो होती है, चलते हुए काम को रोकना ये गुंडागिर्दी है कि गरीबों को मदद करना वो है। और किसी भी प्रकार, किसी के भी साथ में कोई हाथापाई नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, विवाद नहीं है, शांति से यहाँ बैठे हैं, समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उन गरीबों के साथ न्याय हो, रहवासियों के साथ न्याय हो कि 15 परिवारों की ड्रेनेज निकासी, 15 किराएदारों, 15 से अधिक। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी चुनावों के लिए फोटो मतदाता सूची 28 नवंबर 2024 सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथों पर प्रदर्शित की जा रही है। इस सूची को देखकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, और अगर नाम है तो क्या उसमें कोई त्रुटि है।
यदि कोई गलती पाई जाती है तो आप सुधार के लिए संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आप नए फॉर्म भी भर सकते हैं। नए वोटर कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेजों में एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जन्म तिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, 18 वर्ष की आयु पूरी होने का प्रमाण पत्र और घर के किसी सदस्य के वोटर कार्ड की फोटोकॉपी शामिल है। यह जानकारी सभी नागरिकों को अपने वार्ड और ग्रुपों में साझा करने की अपील की गई है ताकि सभी लोग अपनी वोटर लिस्ट की स्थिति की जांच कर सकें। पोलिंग बूथ पर VLO भी उपस्थित रहेंगे और यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप फॉर्म 6 भरकर अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं। वोटर कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप अपने बूथों पर मौजूद VLO से संपर्क कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।